आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फूड फॉर थॉट के लिए, अर्थात ऐसे विचार जो मोटिवेशनल हों और अपनी संवेदना और अपने हृदय पक्ष को विस्तृत कर पाए। तो ऐसे विचारों के साथ हम लोग आज उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसी भाषाएं हैं, कई ऐसे दर्शन हैं जो हमारे विचारों को परिपक्व बनाते हैं। कई ऐसी मोटिवेशनल कहानियां हैं जिसमें जातक कहानियां भी हैं, पंचतंत्र की कहानियां भी हैं, और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरह से विविधता में समन्वय का काम करती है। हमारे यहाँ दार्शनिक स्तर पर समन्वय दिखाई देता है। जैसे हम आस्तिक भी हैं और हमारे यहाँ जो चार्वाक हैं वो नास्तिक हैं, तब भी हमने उनको देवता माना है। यानी हमारे यहाँ खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, पर्व त्योहार की विविधता है। हम एक साथ करोड़ों कुंभ में स्नान भी करते हैं और एकल पूजा भी करते हैं। तो ऐसी ही विविधता, ऐसे ही पर्व त्योहार में आप जानते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि हर 10 दिन के बाद कोई ना कोई फेस्टिवल भारतवर्ष में होता है। तो ऐसी ही भारतीय संस्कृति पर हम कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें एक तत्व है प्रेम का। यानी प्रेम भारतीय संस्कृति का ऐसा उज्जवल पक्ष है जिसके बहुविध आयाम हैं। यानी अगर जैसी कहते हैं कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, तो इसका मतलब है कि वे इश्क मिजाजी को अधिक प्रमुख मानते हैं इसका हकीकी से। यानी जगत सत्य है, कर्म सत्य है, और सभी हिंदू मुस्लिम और इस जगत के जितने लोग हैं, यानी कह सकते हैं कि प्रेम की परिधि इतनी विस्तृत है। ठीक वैसे ही कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। ठीक उसी तरह से तुलसीदास कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा। एक बार की घटना हम बताएं आपको कि भगवान के जो देवदूत थे वे टहल रहे थे एक लंबी सूची लेकर के, और कबीर भी अपनी कुटिया के सामने अपने विचारों में मग्न थे, अपने काम में मग्न थे। जब उन्होंने देवदूत को देखा तब उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास तो एक लंबी सूची है, इस सूची में किन लोगों का नाम है? तो उस देवदूत ने कहा कि सूची में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो खुदा से प्रेम करते हैं। कबीर ने कहा कि निश्चित रूप से इस सूची में मेरा नाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो वक्त बचता है तब मैं ईश्वर को याद करता हूँ, वरना अपने काम में, अपने ही प्रबंधन में, अपने ही दिनचर्या में और अपने कर्म के साथ, अपने लोगों के साथ मैं व्यस्त रहता हूँ, और ईश्वर को जब समय मिलता है तो याद कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि उस सूची में कबीर का नाम नहीं था, और सच में नहीं था। देवदूत चले गए। बहुत दिनों के बाद फिर से वो देवदूत दिखाई देते हैं और कबीर फिर मिलते हैं। अब और देवदूत के पास एक अलग सी सूची थी, और उस सूची में कबीर ने पूछा कि भाई इस सूची में क्या है? तो देवदूत ने कहा कि इस सूची में उन लोगों का नाम है जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं, यानी ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, और इस सूची में कबीर का नाम सबसे ऊपर था। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ यानी भारतीय संस्कृति में प्रेम तत्व की जो विशालता है, यानी आप अपना काम करते हुए ईश्वर को प्रेम करें और ईश्वर भी आपके लिए एक प्रबंधित मार्ग देता है। तो ऐसे ही प्रेम की जो विस्तृत परिधि है उसमें एक कविता है और एक रचनाकार की कल्पना है कि मैंने एक किसान से पूछा कि भाई प्रेम होता क्या है? किसान ने कहा कि जवान होती फसल जैसा होता है प्रेम, यानी जब फसल परिपक्व होता है, पकता है, तो मुझे प्रेम दिखाई देता है। मैंने कुएं से पूछा कि भाई आप बताओ प्रेम होता क्या है? कुएं ने जवाब दिया कि सूखे कंठों की प्यास बुझाना है प्रेम। मैंने जब नदी से पूछा कि प्रेम क्या होता है, तो नदी का उत्तर था कि तमाम भटकाव के बाद समंदर की बाहों में समा जाना होता है प्रेम। प्रेम भारत में संकुचित अवधारणा नहीं है, एक व्यापक अवधारणा है, और इसका जो विस्तार है जगत यानी प्राणी मात्र से लेकर के और उस भगवत प्रेम तक, ये जो विस्तृत परिधि है जिसमें व्यवहारिकता है, तार्किकता है और हृदय के आयतन को बड़ा करने की कोशिश है। एक और घटना की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक बार मिर्ज़ा गालिब, आपने सुना होगा मिर्ज़ा गालिब का नाम, कि मिर्ज़ा गालिब को नवाब साहब ने आमंत्रित किया खाने पर, और मिर्ज़ा गालिब साहब तैयार हो गए
मिर्ज़ा गालिब साहब के पास बहुत जरीदार गाउन नहीं था, एक सामान्य वस्त्र था और वो जा रहे थे। नवाब साहब के यहाँ जब वो जाने लगे तो संतरी ने गेट पर रोक दिया उनको। वो नहीं पहचानता था मिर्ज़ा गालिब को और वहाँ से मिर्ज़ा गालिब को लौटना पड़ा। जब लौटे तो उनके एक मित्र ने जब हाल वृतांत जाना तब उन्होंने एक जरीदार गाउन, एक अच्छा सा गाउन मिर्ज़ा गालिब को दिया और कहा कि इस बार आप फिर से जाइए और ये पहन करके जाइए। मिर्ज़ा गालिब गए और इस बार मिर्ज़ा गालिब को वस्त्र को देख करके नहीं रोका गया। जब हम नवाब साहब ने खाने पर बैठाया मिर्ज़ा गालिब को और जब पहला कौर उठाया मिर्ज़ा गालिब ने, तो अपने पहले कौर को उन्होंने अपने जरीदार गाउन को खिलाने की कोशिश की। नवाब साहब आश्चर्यचकित कि भाई ये जो आप खाना खाने आए हैं या ये गाउन को खिलाने आए? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमको तो रोक ही दिया गया था, ये गाउन ही है जो हमको अंदर लाता है, यानी गाउन अधिक महत्वपूर्ण है, जरीदार ड्रेस अधिक महत्वपूर्ण है मिर्ज़ा गालिब के व्यक्तित्व से। अब ये आश्चर्यजनक रूप से ये स्थितियां हैं जो हम समाज में देखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, व्यक्तित्व की कीमत होनी चाहिए, न कि व्यक्ति की रूप सज्जा की। और इसलिए कबीर ने कहा था, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, यानी म्यान की नहीं तलवार की पूजा होनी चाहिए। एक और छोटी सी कहानी हम कहना चाहते हैं कि एक बार हम सब ने सुना है राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का नाम, साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। एक बार की बात है कि नेल्सन मंडेला साहब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहाँ पर एक देखा दृश्य कि एक आदमी जो है वो भी वेट कर रहा है खाने का, और चूँकि ये राष्ट्रपति थे इनको ससम्मान बैठाया गया और इन्होंने उस आदमी को बुलाया जो बाहर इंतज़ार कर रहा था और उसको ससम्मान बैठाया, उसको खाना खिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे खाते वक्त। जब सब खाना हो चुका तब जब वो आदमी चला गया खाना खा करके, तब वहाँ के प्रबंधक ने पूछा कि लगता है इस आदमी की तबीयत खराब थी, इसके हाथ बहुत कांप रहे थे। मंडेला जी ने कहा कि जी नहीं, ये आदमी बिल्कुल ठीक था, ये वही आदमी था जब वो जेल में जेलर हुआ करता था और हम कैदी हुआ करते थे, और इस आदमी ने बहुत सारी यातनाएं हमको दी थी और आज मैंने इसको सम्मान के साथ खाना खिलाया है। तो अब वो आदमी हमेशा के लिए मुरीद हो गया है और ऐसा गलत व्यवहार अन्य कैदियों के साथ नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि हम अपने व्यवहार से, हम अपने विचार से, हम अपने कर्तव्य से, हम अपने चिंतन से जो समाज को लौटाते हैं वो किस तरह लौटाते हैं, कितना उसका प्रासंगिक प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। भारतवर्ष में अपने सांस्कृतिक परिवेश में ऐसी तमाम घटनाएं हैं, तमाम कहानियां हैं, बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, जो राजनेता हुए हैं, उनके साथ जो घटी हुई घटनाएं हैं हमें संदेशित करती है कि हम अपने हृदय के आयतन को जितना बड़ा करते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व होता है। यानी हम कितनी चिंता औरों की करते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व की निशानी है। यानी हमारे साय में, हमारी परिधि में और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे कार्य का जो आयाम है, उसमें कितने लोग अपने आप को विकसित होने का अवसर पाते हैं, यही हमारे अनुभव की पूंजी है और यही हमें याद रखा जाएगा, यानी हमको इन रूपों में याद रखा जाएगा। तो अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले आगे बढ़ने का, और यदि हम कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध करा पाते हैं अपने व्यवहार से, अपने कार्य प्रणाली से, अपने चिंतन से, अपनी बोली से, अपने जुबान से, तो ये सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए उपहार होगा। अंत में आप में जितनी संभावनाएं हैं, हम में जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम विकसित कैसे करें। एक पंक्ति है, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बात भरोसा किनका। यानी हमेशा अवसर आते हैं, अवसर आते हैं, अवसर की प्रतीक्षा हमारी होती है, लेकिन हम अपने अवसरों को कितना रचनात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व की विशेषता होनी चाहिए और ऐसी ही विशेषता से समाज का भला संभव है। कहा जाता है कि अक्षर तो इश्क के दो ढाई ही हैं, लेकिन इसके विस्तार बहुत व्यापक है। प्रेम की परिधि में जब हम किसी को बांधते हैं तब वो व्यक्ति
वो समाज वो अपना हो जाता है। यानी क्रोध से ज़्यादा अगर कोई ताकत है तो वो प्रेम की है। यानी प्रेम का बंधन जो है वो अटूट होता है, जबकि क्रोध से, युद्ध से, हिंसा से जो चीज़ पाई जाती है वो क्षणिक होती है। अभी आपने देखा है, हमने सब देखा है कि रूस ने किस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? भारतीय संस्कृति सिखाती है कि हम बुद्ध से, उनके मध्यम मार्ग से, जैन धर्म के स्यादवाद से, गांधी जी की अहिंसा से हम दिलों को जीत सकते हैं। युद्ध से और हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता। ये अटूट सत्य है, ये प्रकृति का सत्य है, ये भारतीय संस्कृति का सत्य है, और इसी सत्य पर आचरण करना है हम सभी को कि प्रेम, मध्यम मार्ग, अहिंसा, व्यवहारिकता, तार्किकता और बुनियादी जो बातें हैं उसी पर अमल करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। और ऐसी ही सोच के साथ हम फूड फॉर थॉट जो एक विषय है उसके माध्यम से हम अपना संवाद आपसे कायम करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। जो संस्कृति, जो व्यक्ति, जो समाज अपने अतीत की कद्र नहीं करता, वो अपना वर्तमान और भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकता। ये प्रामाणिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है। एक बार का उदाहरण ये है कि नींव की जो ईंट होती है उससे ऊपर की अट्टालिका ने, एक 20 मंजिला अट्टालिका थी, तो ऊपर की अट्टालिका ने कहा नींव की ईंट से कि भाई तुम हमेशा शांत रहते हो, हमेशा दबे रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हम देखो कितनी हवा की ऊंचाइयों से बात करते हैं, प्रकृति से बात करते हैं। लेकिन नींव की जो ईंट था वो सुन करके भी खामोश था। और वो कई बार ऊपर के अट्टालिका ने प्रश्न ये किया नींव की ईंट से कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो, लेकिन वो हमेशा मौन रहता था। एक दिन की बात है कि उसका मौन, उसका धैर्य जवाब देने लगा, और उसने ऊपर की अट्टालिका से कहा कि जिस दिन हम मुखर हो जाएंगे तुम हमेशा के लिए गौण हो जाओगे। यानी ठीक वैसे ही हमारे माँ पिता, हमारे जो दादा दादी हैं, हमारा जो अतीत है, जो हमारा संस्कार है, वो नींव की ईंट की तरह ही होता है, जो सब कुछ सहते हुए, अपमान सहते हुए, दर्द सहते हुए, वेदना सहते हुए उस अट्टालिका को ऊपर रखता है जो उसके ही हृदय पर होता है। यानी हम अपने अतीत को, यानी हमारी मानसिक प्रज्ञा में, हमारी चेतना में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का संधान होता है। और जब तक हम तीनों को याद करते रहते हैं तब तक हम कुछ गलत नहीं करते। और जिस परिस्थिति में, यानी जिस दिन हमने अतीत, वर्तमान और भविष्य में किसी एक को भुला दिया तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। यानी चाहे वो भारतीय संस्कृति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे उस व्यक्तित्व का विकास हो, हम एक साथ संस्कारों के साथ भी होते हैं और बुनियादी विवेक और आधुनिकता के साथ भी होते हैं। हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखते हैं, तभी हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। धन्यवाद।